नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुआवजा घोटाले में एफआईआर, हाईवे का काम ठप। ढेका गांव में फर्जीवाड़े से बटा करोड़ों का मुआवजा। पूर्व विधायक को मिली धमकी, मांगी गई 20 लाख की फिरौती। कॉलर ने दी अपहरण की चेतावनी। ट्रेलर से टकराई कार, रेलवे क्षेत्र के भाजपा नेता की मौके पर हुई मौत। सिलपहरी में देर रात हुआ हादसा। फिर से सड़कों पर मवेशियों का कब्जा, हाईकोर्ट की फटकार, कलेक्टर की सख्ती बेअसर। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में भारतमाला परियोजना से जुड़े भू अर्जन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम ढेका में मुआवजा वितरण में अनियमितता को लेकर तत्कालीन तहसीलदार डी.के. उइके और तत्कालीन हल्का पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई है। इस मामले में शासन को आर्थिक क्षति के साथ साथ सड़क निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130A बिलासपुर उरगा मार्ग के लिए भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था। इसी दौरान ग्राम ढेका में भू अर्जन और मुआवजा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। राजस्व रिकॉर्ड में कूट रचना और फर्जी नामांतरण बंटवारे के जरिए अधिक मुआवजा राशि बांटी गई। मामले की शिकायत पर कलेक्टर ने जिला स्तरीय जांच समिति गठित की और जांच कराई गई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन तहसीलदार डी.के. उइके और पटवारी सुरेश मिश्रा के खिलाफ वर्तमान तहसीलदार राहुल शर्मा ने तोरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कल दिनांक को थाना तोरवा में एफआईआर हुई है, जिसमें तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिक मुआवजा देने की बात सामने आई है, जिस पर पूरी जांच बैठाई गई थी। जिसमें जांच पर जो जांच रिपोर्ट दी है कमेटी ने, उसमें पाया गया है कि उन लोगों ने इसमें कुछ राजस्व अभिलेखों के साथ कूट रचना की है दस्तावेजों में, और इस तरीके से अवैधिक रूप से नामांतरण बंटवारा और अधिक भुगतान किया गया है, जिस पर 420, 467, 468, 471 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो तत्कालीन पटवारी हैं उनका नाम है सुरेश कुमार मिश्रा और तत्कालीन जो तहसीलदार हैं उनका नाम है डी.के. उइके। इनके खिलाफ ही अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों पर आईपीसी की धारा 34, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस भ्रष्टाचार के चलते न सिर्फ शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि हाईवे निर्माण भी रुक गया है, जिससे जनता को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तेलीपारा स्थित शहर के सबसे बड़े जूता चप्पल व्यापारी आर.के. बूट हाउस के दुकान और गोदाम में बुधवार शाम केंद्रीय जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा। नागपुर से पहुंची इस टीम में स्टेट जीएसटी के कुछ अधिकारियों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। छापे की यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही, जिसमें दस्तावेजों की गहन जाँच के साथ ऑडिट रिपोर्ट की भी पड़ताल की गई। सूत्रों के मुताबिक व्यापारी द्वारा जमा किए गए टैक्स में गंभीर अनियमितता पाई गई है। इस मामले में पहले विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई की गई। ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी मिलने की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह रही कि इस छापे की खबर स्थानीय अधिकारियों को देर शाम तक नहीं लग सकी। सिम्स अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने और मरीजों को साफ सुथरे वातावरण में इलाज देने के लिए शुरू की गई साफ सुथरी चादर योजना अब अपनी चमक खो चुकी है। योजना के अनुसार अस्पताल में हर रोज साफ चादर बिछाई जानी थी, लेकिन सिम्स की सेंट्रल लॉन्ड्री एक पखवाड़े से ठप होने के कारण खून से सनी चादरों को पानी में डुबोकर फिर वार्डों में भेजा जा रहा है। मजबूरन मरीजों को गंदे और दाग धब्बे वाली चादरों पर लेट
बैठकर इलाज कराना पड़ रहा है। देखिए पूरी खबर। सिम्स की हकीकत अब यह है कि 3-3 दिन तक एक ही गंदी चादर बेड पर बिछी रहती है, तो कहीं कहीं चादर ही नहीं होती है। हालत यह है कि मरीजों को मजबूर होकर अपने घर से चादरें मंगवानी पड़ रही हैं। इन तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए कैसे वॉशिंग मशीन से चादरों को पानी में डुबो कर बिना सर्फ साबुन के निकाल कर सुखाकर वार्डों में तहाकर भेजा जा रहा है। इस संबंध में सिम्स के अधीक्षक लखन सिंह से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हर रोज साफ सुथरी चादर मरीजों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी मशीन खराब थी, उसके बाद भी उनके पास इतनी चादरें हैं कि कम से कम 1 सप्ताह और समस्या नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है और इस तरह की कोई भी मतलब इंसानियत के नाते कोई इंसान करेगा ही नहीं। किसी ब्लड स्टेन है उसमें किसी को बोल दे रहे हो आप इसमें लेट जाओ, ऐसा होता नहीं है। वैसे फिर भी हम लोग यदि ऐसा कहीं पर हो रहा है या कहीं पर हुआ है तो हम उसको देखेंगे, जांच करेंगे। यदि उसमें कुछ लगता है किसी वार्ड में ऐसी हुआ है कि बेडशीट गंदे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं हम लोग और डीन साहब हम लगभग नियमतः हर फ्लोर में हमने जो नर्सिंग इंचार्ज है उनको जिम्मेदारी दिया हुआ है साफ सफाई के लिए, और हम लोग खुद निरीक्षण करते हैं। तो ऐसा अभी हमको नहीं मिला है। हाँ, बेडशीट गंदे होते हैं, बेडशीट धुलने जाते हैं। थोड़ी सी अभी बेडशीट धुल के आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारी एक मशीन ब्रेक डाउन हुआ है। अधीक्षक ने कहा कि सभी वार्डों में साफ सुथरी चादरें, तकिए और कवर देने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अगर किसी वार्ड में इस प्रकार की लापरवाही हो रही है तो संबंधित प्रभारी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सरकार बदल गई पर अरपा पर निर्माणाधीन बैराज आज भी पूरा नहीं हो सका। कई बार एक्सटेंशन देने के बाद भी ठेका कंपनी ने काम पूरा नहीं किया, लागत भी बढ़ गई। इसके बावजूद संबंधित ठेका कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय शासन को रिवाइज एस्टीमेट भेजना पड़ रहा है, जिससे एक बार फिर जल संसाधन विभाग के अफसरों और ठेकेदार के बीच मिली भगत कर लागत बढ़वाने की चर्चा आम हो गई है। देखिए क्या है पूरा माजरा। कांग्रेस शासनकाल के दौरान अरपा नदी पर शिवघाट, कुदुदंड, सर्किट हाउस रोड और जूना बिलासपुर पचरी घाट चाटिडी सब्जी मंडी के बीच 2 बैराज का निर्माण शुरू कराया गया था। कई तमाशे सामने आए। घटिया सरिया के उपयोग और कबाड़ के छड़ को वेल्डिंग कराकर बैराज बनाने के आरोप लगे। शिकायतें हुई। बिल का भुगतान न करने पर जल संसाधन के कार्यपालन अभियंता का ठेका कंपनी द्वारा ट्रांसफर कराने समेत तमाम तरह के किस्से सामने आए। कई बार ठेका कंपनी को कार्य पूर्ण करने एक्सटेंशन दिया गया, फिर भी बैराज का काम ठेका फर्म ने आज तक पूरा नहीं किया। अब अधिकारियों ने शासन को अधूरे पड़े बैराज के कार्य को पूर्ण कराने रिवाइज्ड एस्टीमेट भेजकर अतिरिक्त फंड की मांग का प्रस्ताव रखा है। इसमें 2 बैराज बन रहे हैं और एक का काम लगभग पूर्णता की स्थिति में है। वो इस बरसात से पहले उसमें बरसात में पानी भरेगा भी। दूसरा वाला उसमें जो प्राक्कलन है, प्राक्कलन में कुछ संशोधन हुआ है तो रिवाइज्ड उसका एएस के लिए वो गया हुआ है। जैसे वो आएगा तो उसका भी काम पूरा। इस बारिश में लगभग पूर्ण हो चुके कुदुदंड, सरकंडा, शिवघाट बैराज का गेट बंद कर अरपा के पानी को रोका जाएगा। बता दें कि तत्कालीन भूपेश सरकार ने शहर के साल दर साल गिर रहे भूगर्भ जल स्तर के गिरावट को नियंत्रित करने और अरपा को स्वच्छ और सुंदर बनाकर नदी में 12 मासी जल भराव की व्यवस्था बनाने के लिए ये पहल की थी। सरकार बदल गई। भाजपा की सरकार बने 1.25 साल हो गए, पर ठेका फर्म अब लागत बढ़ने के कारण काम कराने हाथ खड़ा कर अतिरिक्त राशि की मांग कर दी है, जिसे पूरा कराने जल संसाधन के अधिकारी भिड़े हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर और आसपास कोयला परिवहन करने वाले वाहन बिना तिरपाल ढके चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार, एससीसीएल और एनटीपीसी को हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि नियमों का पालन हो और लोगों को परेशानी न होने दे। लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट को जानकारी मिली कि जिले में हर जगह, खास तौर पर रतनपुर, सेंद्री, हिर्री से लेकर चकरभाठा और मस्तूरी क्षेत्र में कोयला परिवहन करने वाले वाहन नियम कानून को दरकिनार कर
सड़क में बेखौफ दौड़ रहे हैं। इन वाहनों में ट्रॉली से ऊपर तक कोयला लोड कर बिना तिरपाल ढके सड़क में फर्राटे भरते हैं। इससे सड़क पर कोयले के छोटे छोटे कण गिरते हैं, जो राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं। वाहनों में कोयला भरकर बिना तिरपाल ढके परिवहन किया जाना जबकि नियम विरुद्ध है। कोल डस्ट से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा इन वाहनों में बहुत से वाहन पुराने और अनफिट होने के बाद भी दौड़ रहे हैं। कई वाहनों में ब्रेक लाइट के व ट्रॉली में रेडियम नहीं लगे होने के कारण भी रात में बाइक सवार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को एक अज्ञात कॉलर ने फोन कर गंभीर धमकी दी है। कॉलर ने 20 लाख की फिरौती मांगी और नहीं देने पर पूर्व विधायक की परिचित की बेटी का अपहरण करने की धमकी दी। यह कॉल शैलेश पांडे की पत्नी रितु पांडे के मोबाइल पर आया था। मामले की शिकायत सकरी थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बुधवार की दोपहर बिलासपुर में एक बड़ी घटना हुई। एक कॉलर ने मोबाइल नंबर 8178898554 से खुद को बच्चू झा बिहारी निवासी बताकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे की पत्नी के मोबाइल पर फोन किया। कॉलर ने कहा कि मंजू पांडे को बोल देना कि वह 20 लाख रुपए दे दे, नहीं तो दिल्ली में पढ़ रही उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाएगा। इस दौरान कॉलर ने गाली गलौज भी की। मंजू पांडे शैलेश पांडे की परिचित है और बिलासपुर में सहकारिता उप पंजीयक के पद पर कार्यरत है। कल मेरे वाइफ के मोबाइल में एक फ़ोन आया, बोले पांडे जी से अर्जेंट बात करनी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन दी। तो मैं उस वक्त था नहीं, बोले अभी नहीं है पांडे जी। बोले ठीक है। फिर बाद में फ़ोन मैंने किया उस नंबर पर अर्जेंट, ये जानते हुए कि कोई अर्जेंट फ़ोन है तो किया। तो मुझे फ़ोन किया तो बोलते पांडे जी बोल रहे हैं। मैंने कहाँ बोल रहा हूँ? मंजू पांडे को जानते हैं क्या? मैंने कहाँ जानता हूँ। उसको बोल देना उसकी बेटी को उठा लूँगा, 20 लाख रुपये दे दे, नहीं तो दिल्ली से। तो मैं काट दिया। फिर थोड़ा चिंतित हो गया। मंजू पांडे चूँकि परिचित हैं, सहकारिता विभाग में अधिकारी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, पूछा, मैंने कहा आपकी बेटी है क्या? मेरे को पता ही था। बोले हाँ। कितनी बड़ी? बोले 20 साल की। मैं कहाँ पढ़ती? बोले दिल्ली में पढ़ती। फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था और आपके लिए वो लड़की उठा ले जाऊँगा और 20 लाख। फिर मैंने पुलिस थाने में तत्काल बता दिया था प्रदीप आर्या जी को, सकरी थाने में। उन्होंने फिर मैंने कहा नंबर से फ़ोन आया, धमकी आई है, देख लीजिए। फिर रात में मैंने एसपी साहब से बात करके फिर FIR करवाई है। पुलिस ने FIR की है और इस मामले की जांच कर रही है। धमकी की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक ने तुरंत सकरी थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 8178898554 नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296 और 351 के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस तकनीकी विश्लेषण के जरिए कॉलर की पहचान और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। उनको फोन आया, उनको धमकी नहीं दिया गया, उनके परिचित कोई हैं, उनके जानने वाले कोई हैं, उनकी बच्ची का नाम लेते हुए बोला गया है कि उनको बोल दीजिए कि हमको इतनी राशि उपलब्ध कराएं, अन्यथा हम जो भी उसने धमकी दी है। तो वो उनके परिचित के लिए धमकी उनको दी गई है। इसमें पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और बहुत शीघ्र हम लोग आरोपी को पकड़ लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि फिरौती की मांग और अपहरण की धमकी देने वाले के लिए पूर्व विधायक को ही क्यों निशाना बनाया गया, मगर इस घटना ने बिलासपुर को हिलाकर रख दिया है। जिला पुलिस प्रशासन इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पूर्व विधायक शैलेश पांडे एवं उनकी पत्नी रितु पांडे को अज्ञात बदमाशों द्वारा फोन पर 20 लाख फिरौती की धमकी दी गई है। 25 जून 2025 को दोपहर में आए इस कॉल पर धमकी देने वालों ने अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए बिलासपुर की सहकारिता उप पंजीयक मंजू पांडे की बेटी को अगवा कर लेने की भी धमकी दी है।
फिरौती मांगने और धमकी देने के मामले को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी, पूर्व विधायक तखतपुर रश्मि सिंह, नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप सहित कांग्रेस पार्षद दल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच व तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पार्षदों ने कहा कि यदि एक पूर्व विधायक व उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में है तो आम नागरिक कितने सुरक्षित हैं, समझा जा सकता है। लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक उस व्यक्ति की खोज नहीं हो पाई है। हम लोग चाहते हैं उस व्यक्ति की खोज हो। एक जनप्रतिनिधि को उनकी पत्नी के मोबाइल में फ़ोन आना और किसी की परिचित की बेटी को उठा ले जाने की धमकी देना, उस व्यक्ति को कैसे पता है कि वो दिल्ली में पढ़ती है? ये प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की सरकार, चाकू तलवार आम बात हो गई इस सरकार में। अब यह है कि जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने आप में लचर हो गई है, पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। हम मांग करते हैं कि शीघ्र ही इस व्यक्ति को पकड़ा जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। आप लोग ने एक ये ज्ञापन दिया है और हम लोग ऑलरेडी कल ही उस मामले में FIR दर्ज हुई है, धमकी देने के मामले में, और शीघ्र ही हम लोग आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे इस प्रकरण में। और पुलिस की हमारी 2-3 टीमें इसमें कार्रवाई कर रही हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। शैलेश पांडे, उनके परिवार और सहकारिता उप पंजीयक मंजू पांडे के परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने की मांग की गई। साथ ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और DGP को भी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत दगौरी और करही पार के बीच गैस पाइपलाइन मार्ग पर 4 युवकों ने रास्ता रोककर एक युवक और उसके साथी से मारपीट की। यह घटना 15 जून की रात करीब 8 बजे की है, जब 2 मोटरसाइकिल में सवार युवकों ने मोबाइल मांगते हुए पीड़ित पर हमला कर दिया। शिकायत पर जांच के बाद जितेंद्र टंडन, हिमांशु राज बंजारे उर्फ घुंघरू, रोशन उर्फ अंकुश भारद्वाज और एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों के पास से घटना में उपयोग किए गए दोनों मोटरसाइकिल CG10 Y0617 और CG22 V1349 जब्त की गई है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तखतपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर राहुल धूरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर छेड़छाड़, चाकूबाजी, बलवा सहित कुल 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार राहुल धूरी क्षेत्र में गैंग बनाकर दहशत का माहौल बनाता था और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। गिरफ्तारी के बाद नगर में पुलिस ने उसका जुलूस निकाला, जिससे जनता को यह संदेश दिया जा सके कि अपराधियों के लिए तखतपुर में कोई जगह नहीं है। थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी व्यक्ति अवैध गतिविधियों में लिप्त मिलेगा उसे जेल की हवा खिलाई जाएगी। तखतपुर पुलिस की इस कार्रवाई से आम जन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और अपराधियों में डर का माहौल बना है। राहुल धूरी के नाम से एक यहाँ आदतन बदमाश था, जिनके खिलाफ कई मामले हैं। मेरे आने के बाद पता चला कि वो एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी करके अपराध में चालान हुआ है और तब से फरार चल रहा है, जिसका स्थायी वारंट भी जारी हुआ है। जिसकी सूचना मिली थी कि वो अपने मामा घर में रुका हुआ है, तो मेरे द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम के माध्यम से उसको पकड़ के यहाँ लाए हैं और कई मामलों में जुड़े रहने से उससे पूछताछ करके फाइनली उसको न्यायालय में पेश किया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिलपहरी क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में रेलवे क्षेत्र के भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो गई, जबकि उनका साथी जगन्नाथ राजू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों किसी काम से हरदी बसिया गए हुए थे। देर रात 12 से 1 बजे के बीच वापस लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़ी एक ट्रेलर से उनकी तेज रफ्तार कार जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और विजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जगन्नाथ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेलर में ना तो टेल लाइट जल रही थी और ना ही उस पर रेडियम पट्टी लगी थी, जिससे रात के अंधेरे में यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। यह आदेश राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के खाद्य अधिकारियों और निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। तबादला सूची के अनुसार बिलासपुर में पदस्थ खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया को दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। वहीं सक्ती जिले में कार्यरत खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर को बिलासपुर का नया दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य जिलों जैसे कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, महासमुंद एवं कांकेर में भी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। खाद्य निरीक्षकों की भी तबादला सूची लंबी है, जिससे पूरे विभाग में हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक मजबूती और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो चाकू लेकर लोगों को घूरता और इधर उधर घूमता दिखा। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। उसके पास से एक धारदार चाकू भी बरामद हुआ है। पचरी घाट के पास एक युवक चाकू लेकर खड़ा था और आते जाते लोगों को देख देख कर डराने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। कुछ ही देर में टीम पहुंची और युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। युवक की पहचान मुकेश यादव के रूप में हुई है, जो सरकंडा के बंधवापारा इलाके का रहने वाला है। मुखबिर से सूचना मिला था कि मुकेश यादव पिता दिनेश यादव बंधवापारा सरकंडा का रहने वाला है। वो पचरी घाट में अपने हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है और आने जाने वाले को डरा धमका रहा है। मुखबिर की सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और उसके पास से एक नग लोहे का चाकू मिला। इसके आरोपी के विरुद्ध 25-27 आर्मसेट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कुछ रिकॉर्ड था, उसको भी प्रकरण में संलग्न किया है। पुलिस ने मौके से चाकू जब्त कर लिया और मुकेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के चुचुहियापारा स्थित शराब भट्टी में मारपीट की एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक दूसरे युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहा है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला तोरवा थाना क्षेत्र की मदिरा दुकान से जुड़ा हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक दूसरे युवक को बेल्ट से लगातार पीटता हुआ नजर आ रहा है और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए हैं। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि पिटाई की वजह क्या थी, लेकिन इस वायरल वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सड़कों पर मवेशियों की लगातार बढ़ती समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन ना नरवा गरुआ घुरवा बारी योजना के दावे सफल हुए और ना ही गौ सेवा के नाम पर की गई राजनीति ने कोई समाधान दिया। शहर की प्रमुख सड़कों पर मवेशियों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
कहीं मवेशियों की टक्कर से उनकी मौत हो रही है तो कहीं राहगीर घायल हो अस्पताल पहुंच रहे हैं। मोपका छठघाट रोड, तोरवा पुल मोड़ या राजकिशोर नगर जैसे स्थानों पर मवेशियों का जमावड़ा ट्रैफिक को बाधित कर रहा है। वाहन चालकों को खुद उतरकर गायों को हटाना पड़ता है। हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्ती जताई थी, बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। मवेशियों की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेकर के लगातार इस बारे में हम लोग बैठक कर भी रहे हैं। अभी और हम लोगों ने गौ सेवा आयोग के जो मेंबर्स हैं जो इस तरह के गतिविधियों में रहते हैं, और बाकी गांव वालों को भी हम लोग मोटिवेट करेंगे और नगर निगम और जनपद पंचायतों के माध्यम से, हमारे ऑफिसर्स के माध्यम से इसमें जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है, पिछले साल जो बेहतर व्यवस्था हुई थी उसमें और क्या इम्प्रूव करें, उसके लिए हम लोग अभी प्लान कर लिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिए थे कि वे समन्वय से सड़कों को मवेशी मुक्त करें, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंताजनक है। मवेशियों का सड़कों पर यूं डेरा जमाए रहना शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। समय पर ई चालान का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ प्रकरण सीधे कोर्ट और आरटीओ को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक विभाग ने ई चालान का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए एक आसान प्रक्रिया भी जारी की है। सड़कों पर सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात के लिए ट्रैफिक विभाग लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहा है। नियमों का पालन न करने पर ITMS के जरिए ई चालान की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कई वाहन चालक तय समय में चालान नहीं भरते हैं। इसके चलते प्रकरण स्वतः कोर्ट और आरटीओ को भेजे जा रहे हैं, जहां पेशी से भी बचने पर वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है सड़कों पर यातायात उल्लंघन पर निगरानी रखी जा रही है और जो व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चालन किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शहर में 550 से अधिक कैमरों के माध्यम से ITMS के द्वारा भी ऐसे वाहन चालकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जिनके द्वारा जो है यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उन पर जो है तीसरी आंख के माध्यम से निगरानी रखते हुए ई चालान जारी किया जा रहा है। प्रायः देखा जा रहा है कि ई चालान की राशि को निर्धारित समय अवधि पर जो है उल्लंघन करता वाहन चालकों के द्वारा जमा नहीं की जा रही है, जिसके कारण एकीकृत प्रणाली से स्वतः ही मामले जो है या प्रकरण जो है माननीय न्यायालय चली जा रही है। माननीय न्यायालय में भी वर्चुअल माध्यम से और फिजिकल माध्यम दोनों से उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रकरण स्वतः जो है आरटीओ विभाग जा रही है, जहां पर वाहन की जब्ती और लाइसेंस की निलंबन की कार्रवाई जारी है। अतः जो है यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा प्रक्रियात्मक जो है गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके तहत जो ई चालान की राशि को किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से लोगों के द्वारा जमा की जा सकती है, उल्लंघन करता वाहन चालकों के द्वारा जमा की जा सकती है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। अतः इस विस्तृत जानकारी का पालन करते हुए आप जो है अपने घर में बैठे बैठे स्वतः अपने मोबाइल के माध्यम से आप जो है ई चालान की राशि को जमा कर सकते हैं और विधिक प्रक्रियाओं के अग्रिम जो प्रक्रिया है उससे जो है निजात पा सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं। समस्त ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जिनके विरुद्ध जो है ई चालान जारी हुआ है वो सतर्क रहे और समय पर ई चालान की राशि को जमा करें, ताकि किसी भी प्रकार के आपको विधिक प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों को चालान भरने की सरल प्रक्रिया समझाते हुए अपील की है कि वे समय पर ऑनलाइन भुगतान करें। इसके लिए ई चालान परिवहन.gov.in साइट पर जाकर वाहन नंबर डालें, OTP दर्ज करें और ऑनलाइन माध्यम से चालान का भुगतान करें। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे विकल्पों के जरिए पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिल्हा के कई ग्रामीण इलाकों की सड़क पूरी तरह खराब हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के चलते लोगों को हादसे का भी भय सताने लगा है। अगर जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धमनी से कडार सेवार को जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और प्रतिदिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना घटती रहती है।
इस सड़क का हजारों की संख्या में ग्रामीण चकरभाटा मार्केट और बिलासपुर शहर जाने आने के लिए उपयोग करते हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी इस गड्ढे से होकर आना जाना करते हैं और उन्हें इस सड़क पर बने गड्ढों की वजह से दिक्कत भी होती है। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अब तक इन सड़क में कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने साल भर पहले आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और न ही सड़क की मरम्मत करवाई गई है। इसलिए निराश ग्रामीण फिर से जल्द इस सड़क को बनवाने की मांग कर रहे हैं। बहुत समस्या भैया, रोड है तो कई दिन हो गए बन ही करत, कई सालों के बनबे नहीं करत है। बहुत तकलीफ होते, बारिश में तो तकलीफ है, आए जाए में स्टूडेंट बहुत होते, ट्रैक्टर गाड़ी मोटर फंसत है। क्या होना चाहिए? अरे बनना चाहिए, जितना जल्दी हो जाएगा। रोड का तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, बनना ही चाहिए, रोड को एकदम जरूरी है। कौन सा रोड है, कहाँ? ये अपना धमनी। कितना दिन है? अरे 4 महीना हो गया इसी पड़ा भैया, बन ही नहीं रहे। कौन सा प्रकार की समस्या पैदा होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी, कितनों गिर रहा है, लाग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अलग परेशानी हो रहा है। बनना चाहिए कहता हूँ भैया एकदम तत्काल। नेता मंत्री वाला नहीं कहा विधायक? अरे बोल चुके हैं, कोई कर भी नहीं करे। हाँ वो बोल देते, बस हो गए। की तरफ जाता है और ये ना लगभग 2-3 साल से खराब है, अभी से नहीं बन पा रहा है और इसके चक्कर में बहुत सारा एक्सीडेंट होता रहता है। कल ही एक गाड़ी था वहाँ पर पलट गया था रोड, क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढा हो चुका है और बोलते हैं सरपंच को तो कुछ मेटेरियल डलवा काम चला देते हैं, अभी तक नहीं हो रहा है और आदमी लोग का डेली दुर्घटना हो रहा है, आदमी को आने जाने में बहुत समस्या हो रहा है। क्या होना चाहिए? तो इसमें जल्द से जल्दी बनना चाहिए भैया, क्योंकि आदमी लोग को समस्या हो रहा था। कल ही साइकिल वाले भैया भी एक जने गिर गए थे, तो ऐसे डेली समस्या, और ये बाईपास में जुड़ गया तब से और यहाँ पब्लिक आना जाना बहुत हो गया है। तो मेरे ख्याल से रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। इस सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक का कहना है कि ग्राम नगपुरा से धमनी, कडार, सेवार, कया, बुंदेला होते हुए झाल तक सड़क निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति मिल गई है, जिसका काम अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगा। वो सड़क हमारा स्वीकृत हो गया है और उसका टेंडर का प्रक्रिया जारी है। 1 साल का सभी को थोड़ा सा तकलीफ है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी से लगातार बात कर रहे हैं और इसके बाद में वो सड़क हमारा बहुत अच्छा सड़क बनेगा, चौड़ीकरण होगा उसका और हाइट भी उसका बढ़ेगा, तो एक बहुत अच्छा सड़क उसका निर्माण होगा और वो हमारा स्वीकृत हो चुका है। बरसात के दिनों में इस मार्ग पर हर समय पानी भरा रहता है, जिसमें आए दिन दोपहिया वाहन चालक के अलावा बच्चे बुजुर्ग फिसल कर चोटिल होते हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर गंदगी की समस्या से भी निजात नहीं मिल पा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती से जनता परेशान हो चुकी है। बिजली के बिना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के काम में रुकावट आ रही है। इस कमी से जो व्यक्तिगत परेशानियां झेलनी पड़ रही है वो तो है ही, उसके अलावा प्रदेश के विकास पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है, प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण। यही वजह है कि देश के 5 ऐसे प्रदेश जो बिजली देश भर के राज्य को बेचते हैं, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अभी हाल ही में 1000 मेगावाट की बिजली का अनुबंध MOU छत्तीसगढ़ प्रदेश ने तेलंगाना से किया है। फिर भी नियामक आयोग द्वारा घाटे का हवाला देकर दरों में वृद्धि करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, बल्कि भ्रष्टाचार का अंदेशा भी प्रतीत होता है। जिस प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, उस प्रदेश के नागरिकों को अब सबसे महंगी बिजली मिलने जा रही है। आम आदमी पार्टी की जो जिला इकाई है वो बढ़ते बिजली का जो बिल है 1 जुलाई से 20 पैसा बढ़ने वाला है, और उसके अलावा जो बिजली की कटौती है, अघोषित कटौती, उसका विरोध करने के लिए कलेक्टर साहब के थ्रू शासन प्रशासन को लेटर भेज रही है कि हम सरप्लस बिजली स्टेट है, हम जनरेट कर रहे हैं। आप ये जो ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, पास में NTPC है, इतना सारा हम लोग पर्यावरण में जो दूषण हुआ है उसको भी सह रहे हैं, और हमको ही बिजली जो है लगातार नहीं मिल रही, और लगातार नहीं मिलने के अलावा अभी फिर रेट बढ़ाने की बात हो रही है। जिनका कोयला जल रहा है, जो प्रदूषण सह रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी ज़मीन अधिग्रहण हो गया, आज वो बेरोजगार हो गए हैं, अभी वो अलग ही अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि पहले अपने स्टेट को दे नहीं रही है, बिजली कटौती हो रही है, बोल रहे हैं मेंटेनेंस कर रहे हैं, और ऊपर से रेट बढ़ा रहे हैं। तो जो नियामक आयोग है वो बोल रहा है कि घाटे में चल रहा है, इसलिए 20 पैसा और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।
जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में 14वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय समारोह 23 से 25 जून तक विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह ने न केवल विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी प्रबल किया। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी की अध्यक्षता में संस्कृति और एकता उत्सव समारोह का शुभारंभ सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुआ, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शांति और सौहार्द की कामना की। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि तोखन साहू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम ने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी है वे कवि, पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी थे। अटल जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का आज स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर हम सब लोग आए थे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे वीसी साहब को, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमारा यूनिवर्सिटी है। अटल जी ने भारत के मान सम्मान को विश्व में स्थापित करने के काम किए हैं। हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अटल जी को भी याद करते हैं। अटल जी के योगदान को हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। ऐसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैं श्री चरणों में नमन करता हूँ। धर्म के पूछने के बाद में उनके ऊपर उन मौत के घाट में उनको उतारना, उनके बेबी के सामने, बच्चे के सामने, ऐसे पत्नी के सामने में जिन्होंने ठीक से उनको देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, और यदि उनके सामने में उसको मौत के घाट उतारे और उसके बाद बोले कि जाके बता देना तुम्हारे प्रधानमंत्री को, मोदी को, कि हमने ये घटना किया है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के जो वासी द्रवित हुए हैं उस दिन, और द्रवित होने के बाद में हिंदुस्तान के सारे लोगों की कल्पना रही, इसका जवाब मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधीर मिश्रा, पूर्व CEO ब्रह्मोस एरोस्पेस एवं DRDO के मानद सलाहकार थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विषय पर अत्यंत प्रेरक और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमारे लिए, DRDO के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और दूसरी बात है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो हमेशा कहा करती थी कि हमारे भारत में जो बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कीमत ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ, मैं बहाना बोलूँगा इसको, तो ये बहाना रहता था कि हम नहीं लेंगे, हम विदेशों से ही लेंगे। लेकिन इस सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी है वो सब देश में निर्मित हथियारों से लड़ना पड़ेगा। तो इस कारण इन्हीं से हुई, और अब ये सिद्ध हो गया कि भारत में बने हथियार आपको विजय दिला सकते हैं। तो भविष्य में जो आयातित अस्त्र शस्त्र हैं वो कम से कम होते जाएंगे। आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नृत्य एवं एकल नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में बुधवार 25 जून को पत्रिका का 15वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर पत्रिका के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रैंड न्यूज बिलासपुर के प्रमुख और स्टार बिल्डकॉन के चेयरमैन गौरव तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। वर्ष 2011-12 में जब पत्रिका ने बिलासपुर में अपने सफर की शुरुआत की थी, तब इस शहर में अनेक समस्याएं थी। इन वर्षों में पत्रिका ने न सिर्फ उन समस्याओं को उजागर किया, बल्कि एक सेतु की तरह
समाज और प्रशासन के बीच संवाद कायम किया। पत्रिका की टीम ने शुरुआत से ही जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी। शहर की सड़कों की खस्ताहाली हो या नालियों की गंदगी, स्कूलों की समस्याएं हो या सामाजिक मुद्दे, हर पहलू को गहराई से समझकर उठाया गया। रिपोर्टिंग को कैंपेन का रूप देकर पत्रिका ने न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाई। कई इलाकों में बदलाव की शुरुआत पत्रिका की रिपोर्टिंग से ही हुई। पत्रिका एक न केवल अखबार है बल्कि ये एक मिशन को लेके चलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं शहर के इश्यूज और सामाजिक मुद्दे। इन पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहती है। जब पत्रिका हम यहाँ आया बिलासपुर तो उन्होंने देखा कि शहर में काफ़ी समस्याएं हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन चलाए। उसका असर ये हुआ कि जो जिम्मेदार थे वो जागे, उन्होंने आगे बढ़कर काम किया, सक्रिय हुए और आज ऐसे कई कैंपेन हैं, चाहे वो नाली निर्माण का हो, पुल निर्माण का हो या स्कूल के किनारे नशे का सामान बिक रहा हो, या कोई बच्ची है जैसे पर्वतारोही निशा यादव है जो ऑटो चालक की बेटी थी और आर्थिक समस्या के चलते वो माउंटेन पर्वतारोही होने के बावजूद भी किलिमंजारो पे नहीं जा पा रही थी। पत्रिका ने उसकी समस्या को उजागर किया तो उसका असर ये हुआ कि सीएम साहब ने उनका सपना साकार किया। तो ऐसे कई मामले हैं जिनमें प्रशासन और जनता यानी सरकार और जनता के बीच में पत्रिका ने सेतु का काम किया है। अच्छे कामों की प्रशंसा की है, जहां पर गंभीर समस्याएं दिखी तो उसको प्रमुखता से उठाया भी है। आज 15 साल के बाद हम ये महसूस करते हैं कि शहर में काफ़ी कुछ योगदान पत्रिका का भी है इस विकास के राह में, और आगे भी हम लोग इसी तरह से विकास के रास्ते पे चलते रहेंगे। जन सहयोग से यहाँ के इश्यूज़ को उठाते रहेंगे, लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। यही हमारा धर्म है और यही पत्रकारिता भी है, और पत्रिका का मूल उद्देश्य भी यही है। इस दौरान ग्रैंड न्यूज के माध्यम से पत्रिका के संपादक ढाल सिंह पार्थी ने युवा पत्रकारों को संदेश देते हुए कहा कि पत्रकारिता सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप तक सीमित नहीं होनी चाहिए। किसी भी खबर की तह तक जाना, तथ्य जानना और उसे गहराई से समझना जरूरी है। खबरें केवल सनसनी नहीं, समाज में बदलाव का माध्यम होनी चाहिए, तभी पत्रकार अपने दायित्व की कसौटी पर खरा उतर सकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुवार को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय चकरभाठा में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक रहे। शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य कर अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों सहित अधिकारियों ने नव प्रवेशी छात्रों को तिलक लगा, फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। मुख्य अतिथि धर्मलाल कौशिक ने नव प्रवेशी बच्चों को बधाई देते हुए प्रेरणादायी संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह दिन आपके जीवन का नया अध्याय है। मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ अपने सपनों को उड़ान दें। उन्होंने विद्यालय में हॉल निर्माण की घोषणा भी की। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद हिंदी विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में आज बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, उनको पुस्तक वितरण करने का कार्यक्रम किया गया। साथ ही अच्छे जो कार्य करने वाले बच्चे हैं उनको आज पुरस्कृत भी किया गया है। कुछ हमारे शिक्षक और स्टाफ को भी सम्मानित किया गया है। उसके साथ में माँ के नाम एक पेड़, पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ पर पेड़ लगाने का भी काम किया गया है। पिछले बार मैं ये पौधा लगाया था नीम का, आज पिछले बार पौधा था, अभी पेड़ के रूप में दिखाई देने लगा है। ग्रोथ अच्छा, बहुत अच्छा है। और उद्देश्य ये है कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, संसाधन सरकार पर्याप्त दे रही है। रिजल्ट हमारा 100% आना चाहिए। 93% तक के रिजल्ट यहाँ का आया है, बच्चे का जो हाईएस्ट परसेंटेज है, और फर्स्ट डिवीजन में काफ़ी बच्चे आए हैं 10वीं और 12वीं में। मैं बहुत बहुत उनको शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में हमारे 100% का रिजल्ट
की उम्मीद हम करते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण कुमार कौशिक ने नव प्रवेशी बच्चों को नियमित अध्ययन और विद्यालय में उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं विद्यालय की प्राचार्या अलका गांगुली ने बताया कि उनके विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा विद्यालय के आसपास की ठीक से साफ सफाई भी नहीं की जाती है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हमारे मुख्य अभ्यागत माननीय धर्मलाल कौशिक जी के उपस्थिति में संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन ये बताने कहने का प्रयास करती है कि बालिकाओं की जो उपस्थिति नवीन विद्यालय में जब होता है तो उसका स्वागत अभिनंदन होकर के उसके आत्मविश्वास को जागृत करना और उसको एक अध्ययन करने के लिए जिस संस्था में वो आ रही है उस पर लगाव पैदा करना, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शासन की ओर से किया जा रहा है। और उसी के तारतम्य में आज कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जो आत्मानंद के अब नाम से जाने जाते हैं उसमें बड़े ही गरिमा के साथ और ससम्मान बालिकाओं के सम्मान करते हुए पुस्तक और उनको यूनिफॉर्म और आवश्यक सामग्री वितरण किया गया और एक पेड़ माँ के नाम के शुभारंभ भी इस प्रांगण में हुआ है। मैं सभी बालिकाओं को और इस शिक्षिकाओं को और इस संस्था के सभी स्टाफ को शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आगे शिक्षा सत्र सुखमय रहे और अध्ययन अध्यापन एक सुदृढ़ रूप से होता रहे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्याशाला में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। इसमें विधायक महोदय उपस्थित थे। ये हमारे लिए बहुत ही गरिमापूर्ण बात है। उन्होंने हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया और हमारी जो समस्याएं थी उनको भी उन्होंने सुना और मुख्य उद्देश्य उन्होंने जो बताया 100% रिजल्ट आना है, तो हम इस साल जरूर प्रयास करेंगे 100% रिजल्ट लाने का। और उनकी उपस्थिति में हमारे कार्यक्रम को उन्होंने बहुत अच्छे से संचालन करने के लिए वो किया। हमारे सबसे बड़ी मांग हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। लगभग 650 स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ और उस विषय में 6 पोस्ट हमारे यहाँ खाली हैं। तो वो शिक्षकों की कमी की वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ती हैं। नहीं जी, वित्तीयकरण में अभी स्वामी आत्मानंद होने के कारण शायद नहीं हुआ है, एक भी टीचर नहीं आए हैं। उसको हमने मांग रखी। दूसरी मांग हमारे यहाँ पानी की समस्या है कि पानी पंप के द्वारा ऊपर चढ़ता नहीं है, शौचालयों में भी पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है। और हमारे यहाँ आए दिन चुनाव प्रशिक्षण होते रहते हैं, शिक्षकों का प्रशिक्षण होता रहता है, तो हमारी जो क्लासरूम्स हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई हमारी प्रभावित होती है। इसलिए हमने उनसे एक बड़ा हॉल का मांग किया है, तो उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया है। शासन द्वारा शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों को उत्साह पूर्वक प्रवेश दिलाने का यह प्रयास न केवल शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि विद्यार्थियों में स्कूल जाने को लेकर नई उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास भी जगाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शहर के मुख्य डाकघर में स्पीड पोस्ट और अन्य पोस्ट के लिए केवल 2 ही काउंटर डाक विभाग ने ओपन कर रखा हुआ है, जिसके कारण प्रतिदिन पोस्ट करने वालों को लंबी कतार लगने से परेशानी हो रही है। बिलासपुर शहर में डाकघर अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से कार्य का लोड रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में और दूसरा मुख्य डाकघर नेहरू चौक में बढ़ गया है। आज भी कई लोग स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य पोस्ट व सूचनाएं डाकघर के माध्यम से भेजते हैं। डाक विभाग में उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास इस सेवा पर बना रहे, मगर इसके विपरीत स्थिति देखी जा रही है। स्पीड पोस्ट व अन्य सूचनाएं भेजने के लिए लोग जब प्रधान डाकघर पहुंचते हैं तो यहाँ केवल 2 ही काउंटर उन्हें ओपन मिलते हैं। एक स्पीड पोस्ट व अन्य पोस्ट करने के लिए काउंटर पर बैठे कर्मचारी को करीब 5 से 7 मिनट का समय लगता है। इसके कारण दोनों काउंटर पर लगने वाली लंबी कतार से आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2 ही काउंटर है और बाहर से आते हैं लोग, तो और काउंटर बढ़ाना चाहिए। पब्लिक को थोड़ा परेशानी हो जाता है, मतलब लाइन लगाना पड़ता है बहुत देर तक और इस कारण से समस्या होता है। और दूसरे काम है, फिर मौसम का भी आजकल चेंज हो गया है, उस हिसाब से स्पीड पोस्ट करने आते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कहीं भी भेजना रहता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही काउंटर है, जिससे हमें पोस्ट करने में दिक्कत आ रही है। काउंटर और बढ़ाना चाहिए आगे। हम कितना चाहते हैं आप लाइन लगाए थे? अभी लगभग आधा घंटे करीब।
इस विषय में बिलासपुर डाकघर के अधिकारी गणेश देवांगन ने बताया कि उनके द्वारा और अलग से काउंटर रिजर्व रखा गया है, जिससे अधिक भीड़ होने पर उन्हें बढ़ाया जाता है। बिलासपुर एचओ में जो है स्पीड पोस्ट का अभी 2 काउंटर है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन ऑफिस पे पोस्ट मास्टर को इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है कि यदि कभी भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा भीड़ हो गई है या काउंटर में मतलब ज़्यादा रश हो गया है तो उस पर सिचुएशन वो अपना एक काउंटर जो है एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और अधिकतर जब भीड़ हो जाती है तो बढ़ाते भी हैं हम लोग। और जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, तो लाजमी है कि भीड़ थोड़ा ज़्यादा होगी, तो उसके लिए एक काउंटर और अलग से व्यवस्था करने के लिए यहाँ से भी हम लोग उनको इंस्ट्रक्ट कर देंगे। लोगों को पहले बाहर किसी तरह की सूचना भेजने के लिए अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड के अलावा अन्य जानकारी के लिए डाकघर का उपयोग करना पड़ता था, जिसे वर्तमान में सोशल मीडिया ने डाकघरों से छीन लिया है। पैसों का ट्रांजैक्शन करने से लेकर किसी तरह के मैसेज भेजने के लिए अब मोबाइल पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। यही वजह है कि डाकघरों को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है, मगर सरकारी काम के अलावा आज भी ऐसे कई काम हैं जो डाकघरों के जरिए ही हो सकते हैं, जिसको लेकर लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।